स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SS लाइफ टाइम। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 शेप यानी कि समुच्चय। ठीक है, इसके एक्सरसाइज को देखने से पहले हम बेसिक्स चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक्स दिया गया। सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय क्या होता है? देखिए, किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज जो फाइंड आउट होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, उसे हम समुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ भी वही परिभाषा दी गई है कि विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेट। अब हम इसे निरूपित किस प्रकार से करेंगे? इसे निरूपित करने के लिए हम किस प्रकार के अक्षरों का उपयोग करते हैं, क्या है इसके बारे में क्या है जानकारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसे हम निरूपित किस प्रकार करेंगे वो जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम इसे निरूपित करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम इसे निरूपित करते हैं, जैसे ए से बी से या फिर ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं, इनके हम कैपिटल लेटर्स से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, या रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं? इसे निरूपित करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि, जिसे हम रोस्टर विधि से ज्यादातर जानते हैं। देखिए, रोस्टर विधि और तालिका विधि ये सभी विधियां होती एक ही है, लेकिन आपके एग्जाम में रोस्टर विधि और तालिका विधि इन दोनों में से कोई एक नाम आएगा जो पूछेगा इस विधि से आप इसे सॉल्व करिए, है ना। उसके बाद दूसरी विधि आती है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इसे लिखिए या निरूपित करिए। अब जानते हैं कि तालिका विधि या रोस्टर विधि होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए, समझने का प्रयास करेंगे। दिया गया एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए है, यानी कि कैपिटल लेटर ए दिया गया, यानी कि ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में नहीं होगा, ये तालिका विधि के रूप में होगा, यानी रोस्टर विधि के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि पहले से ही हमें ये हिंट दिया है कि ये समुच्चय ए है, यानी कि कैपिटल ए दिया गया, यानी कि ये तालिका विधि के रूप में होगा या रोस्टर विधि के रूप में, दोनों में से कोई एक विधि के रूप में है। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए बराबर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये हो जाएगा रोस्टर रूप में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है समुच्चय निर्माण विधि के लिए। क्या दिया गया? ए बराबर एक्स, यहाँ पर दिया गया यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए है तब, यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए है तब इसे आप समुच्चय निर्माण विधि के रूप में किस प्रकार लिखेंगे वो यहाँ पर दिया गया। ए बराबर क्या दिया गया? एक्स अनुपात एक्स, जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है वो 11 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, क्योंकि वो 10 से छोटी ही है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और जानने लायक बिंदु है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह इस चीज अगर आप क्लियर है ये आपके मन में, तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, ये चिन्ह जो होता है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है के अंदर। जैसे हमने कहा 5 जो है, 5 6 7 8 ये कुछ संख्याएं दी गई हैं समुच्चय ए में, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ दिया गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 5, क्या ये अंदर है? बिलोंग्स टू। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर दिया गया है इसके अंदर क्या है, तो बिलोंग्स टू लग जाएगा। सॉरी, ये नॉट बिलोंग्स टू लग गया, ये बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसके अंदर ये 5 आया हुआ है, या फिर यहाँ पर 6 होता है तो वो भी आया हुआ है। अगर यहाँ पर 7 की बात करें वो भी है, अगर 4 की बात करें तो नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बिलोंग्स टू मतलब होता है के अंदर, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है के अंदर नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर क्लियर है तो इसको नोट करिएगा। और अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए, अब हम इसे रफ करते हैं। प्रश्नावली 1A हम करेंगे सॉल्व, है ना।
पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये रेफरेंस बुक है, वही मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप रेफरेंस बुक को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते तो आपके लिए कोई भी एग्जाम हो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाता है। जबकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं आप तो भी एग्जाम कोई भी हो निकल जाएगा, ठीक है। तो यही अंतर होता है रेफरेंस और एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, आप रेफरेंस बुक में देखिएगा, यदि ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भरिए, इसको लिखना है, ठीक है। ये समुच्चय दिया गया है ए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं दी गई हैं, और पहला दिया गया है यहाँ पर 2 क्या बिलोंग करता है ए से, फिर दूसरा है 7 क्या ए से बिलोंग करता है, और तीसरा है 0 क्या ए से बिलोंग करता है, और चौथा है 5 क्या ए से बिलोंग करता है। चलिए अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए ए समुच्चय में क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, के अंदर, है ना, अभी मैंने आपको बताया था। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है के अंदर नहीं। आप क्या देख पा रहे हैं, 2 ए के अंदर है या नहीं मुझे बताइए, 2 यहाँ पर है ए के अंदर, है ना, तो यानी कि बिलोंग्स टू लग जाएगा, क्योंकि के अंदर होता है बिलोंग्स टू का मतलब, है ना। 2 जो है ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू लग गया। उसके बाद देखते हैं क्या 7 इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं है, यानी कि के अंदर नहीं है, यानी कि एक जो 7 है वो ए के अंदर नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं 0 क्या इसमें है, नहीं है, तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। 5 यहाँ पर ए के अंदर 5 है, यानी कि यहाँ पर बिलोंग्स टू लग जाएगा। यही आपको भरना था, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम द्वितीय क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, ये मौखिक क्वेश्चन है, वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तब तक आप नोट करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित संग्रह में कौन समुच्चय को निरूपित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने के लिए आपको एक परिभाषा दी गई थी, वो ऊपर दिया गया है। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह कौन समुच्चय कहते हैं, कि कोई ऐसा संग्रह हो जो सुपरिभाषित हो, है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह, यानी कि भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह, यानी कि सुपरिभाषित कर दिया कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो फीमेल होने चाहिए, यानी कि महिलाएं होनी चाहिए, उसमें पुरुष नहीं होने चाहिए। सुपरिभाषित है, यानी कि ये एक समुच्चय होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद दूसरा कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होंगे बताइए। 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से होगा ना प्राकृतिक संख्या। क्लियर है ना। तो प्रथम 5 कह रहा है, ये नहीं कि 6 7 8 शुरुआत से करना है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से, यानी कि सीरियल से कह रहा है, प्रथम कह रहा है ना यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी चीजें सुपरिभाषित है, यानी कि ये भी एक समुच्चय होगा। उसके बाद तीसरा है कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह। अब मान लीजिए आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ही तेज है पढ़ने में। हो सकता है अगर वो गणित में तेज हो तो इंग्लिश में कमजोर हो, और अगर कोई इंग्लिश में कमजोर है तो गणित में मजबूत होगा, है ना। यानी कि सुपरिभाषित नहीं यहाँ पर चीजें, कोई भी 11 बच्चे हो सकते हैं जो पढ़ने में होशियार हो या बुद्धिमान हो, है ना। तो ये समुच्चय नहीं है। उसके बाद कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी आप नहीं, सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया कि वो बढ़िया है खेलने में, है ना, सुपरिभाषित नहीं, यानी ये भी समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तालिका विधि के रूप में कह रहा है कि इसको बदलिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इस समुच्चय को तालिका विधि के रूप में लिखना है, इसको रफ किया जाए। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है, तालिका विधि के रूप में आपको चेंज करना है, ठीक है। पहला है क्या दिया गया, ए बराबर क्या दिया गया, x अनुपात x एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है ना, और x जो है 40 से छोटा है, यही दिया गया है। अब आपको तालिका विधि के रूप में इसे लिखना है, ठीक है। तालिका विधि और रोस्टर विधि और बात करें सूची विधि, ये एक ही होता है ना।
तो अब हम इसे अगर तालिका विधि या रोस्टेड विधि के रूप में चेंज करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। देखिए कह रहा है x अनुपात x एक पूर्ण वर्ग है और जो x 40 से छोटा, यहाँ पर यही बात हुई है ना। पहला वर्ग क्या होगा, पहला होगा 1, यानी कि अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 और 6 का करेंगे 36 और अगर 7 का करेंगे 49, यानी कि वो 40 से अधिक हो जाएगा। x जो है 40 से छोटा है, यानी कि यही आपका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा था पूर्ण वर्ग है। x क्या है, पूर्ण वर्ग। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का, देखिए यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये कोई वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, इसीलिए हमने कुछ इस तरह से इसे लिखा 1 4 9 16 25 36 है ना। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए आप तब तक इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रही होंगी चीजें तो यार इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है, यही जो दिया गया यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले इसे रफ करना ही होगा क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर b x अनुपात x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसे आपको तालिका विधि के रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि के समुच्चय निर्माण नहीं, तालिका विधि या फिर रोस्टर विधि के रूप में लिखना है, ठीक है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि इनका मान रखने पर यहाँ पर x का 0 हो जाए। अगर हम 2 रखें, यहाँ पर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 1 होगा, 1 का वर्ग फिर माइनस 1 फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तब 1 नहीं होगा, है ना। 2 अगर ले लें तो यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस दो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, है ना। 2 लेने पर x का मान 2 लेने पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग होगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 दूनी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये कट गया यानी कि 0 बराबर 0। 2 रखने पर तो आ चुका है, अगर माइनस 2 रखें एक बराबर माइनस 2 तब आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2 का वर्ग और माइनस 2 यहाँ पर होगा, है ना, और माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ 2 दूनी 4 प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 रखने पर यार तो नहीं आएगा, यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो 2 ही आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, b बिलोंग्स टू 2, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं तीसरे का। और यहाँ पर -1 भी आ सकता है, यहाँ पर देखिए अगर आप 1 रखें तो आ जाएगा इसका आंसर -1, क्योंकि -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर -1 प्लस का 1 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो -1 और 2 आएगा, है ना। यहाँ पर आपको समझ में आया है मुझे बताइएगा। देखिए कह रहा है x अनुपात x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x के मान वे लेने कि यहाँ पर जो गणना करें वो 0 के बराबर हो जाए। अगर हम यहाँ पर -1 रखें तो ये 1 हो जाएगा प्लस का वर्ग करने पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ये प्लस का 1 2 हो जाएगा और माइनस का 2 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 रखेंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो b बराबर -1 और 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, एक्सरसाइज नेक्स्ट खुल गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है। सीरीज शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सी है, क्या दिया गया है, सीरीज, यही स्पेलिंग है ना, सीरीज शब्द के सभी
अक्षरों का समुच्चय सी है। ठीक है, सीरीज शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सी है तो आपको इसे तालिका विधि के रूप में लिखना है, यानी कि सी इज इक्वल टू, क्योंकि इसे समुच्चय के रूप में दिया गया है ना, यहाँ पर कह रहा है सीरीज शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय सी है, तो सी बराबर क्या होगा, एस लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। ई हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम ई को लिख चुके हैं। ठीक है, फिर एस को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एस एक बार लिखा जा चुका है। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, डी इज इक्वल टू एक्स अनुपात एक्स क्या दिया गया है, दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 6 है। दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिनका योग 6। आप अगर समझ पा रहे होंगे तब भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना तो आपको चीजें और भी आसानी तरीके से दिखाई देंगी, समझ में भी आएंगी। डी बराबर क्या दिया गया, एक्स अनुपात एक्स, दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिनका योग 6 है। ओके, तो डी बराबर वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, अगर हम 1 और 5 ले लें, दो अंकों की संख्या 15 होगी जिनके अंकों का योग 6 होगा। ठीक है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 4, यानी कि 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। कुछ इस तरह से आप और भी संख्याएं काउंट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 4 2 हो सकता है, सॉरी यहाँ पर 4 2 हो सकता है, और उसके बाद 6 और 0 होगा, इनका योग भी 6 ही होगा। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से पांचवा, छठा और सातवां जो ऑप्शन दिया गया है वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चौथा प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो मैं इसके क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। चलिए, इसको आप नोट करिएगा, उसके बाद बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए, इसे रफ किया जाए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण विधि के रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। ठीक है, ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस या विकल्प दिए गए हैं, इन्हें आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, पहला दिया गया है समुच्चय ए बराबर 2 4 6 2 4 6 8 10, है ना, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो इसे आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। तो करना क्या होगा, ए बराबर सिंपली करना क्या, एक्स अनुपात एक्स, एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जहां x की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है, 11 से छोटी है, 11 से छोटी है ना। यही आपको लिखना था। क्या कह रहा है कि a बराबर 2 4 6 8 10 यही दिया गया है, तो 2 4 6 8 10 ये लिखा हमने। a बराबर क्या होगा, x अनुपात x एक सम प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 2 4 6 ये सभी सम संख्या है, तो हमने सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा, और x जो है वो 11 से छोटा है, तो बस हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। यही आपको देखिए अपनी भाषा में, देखिए जो ये दिया गया होता है इसे अपनी भाषा में लिखना ही समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ठीक है, तालिका विधि से समुच्चय निर्माण विधि में बदलने के लिए आपको सिर्फ भाषा का यूज करना होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है वो देखते हैं। दूसरा दिया गया b बराबर 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12।
चलिए अब इसे आपको लिखना है। देखिए इन संख्याओं को देखकर या इन अंकों को देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, ना ही विषम संख्या है ना ही सम संख्या है, ठीक है। उसके इसमें कुछ सम भी है कुछ विषम भी है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ 12 के गुणनखंड दिए गए, यानी कि अगर हम इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, b बराबर x अनुपात x एक 12 का गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड है, कुछ इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, वो देखते हैं। चलिए सी बराबर दिया गया है 1 3 5 7 9, कुछ इस तरह से दिया गया है ना। अब आप इसे देखकर कुछ पता लगा सकते हैं या अंदाजा कर सकते हैं कि 1 3 4 5 6, देखिए 1 3 5 7 9 क्या है, विषम संख्या है ना। तो सी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x अनुपात x एक विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बस यही हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कह रहा है तो वो देखते हैं। चौथा है d बराबर 1/2 1/3 और 1/4, कुछ इस तरह से दिया गया। तो इसे हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, x अनुपात x इज इक्वल टू 1/n+1, यही तो हो रहा है। देखिए 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ, 3 में 1 जुड़ा 4 हुआ, कुछ इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। x अनुपात x इज इक्वल टू 1/n+1 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न इसी में दिया गया है, क्या कह रहा है, e बराबर 2 4 2 4 6 है कि नहीं, नहीं है, 8 दिया गया, 16 दिया गया, 32 दिया गया और 64 दिया गया, ये दिया गया। इसे अगर हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि देखिए x अनुपात x ये किस तरह से दिया गया, 2 की पावर n के रूप में दिया गया, क्योंकि अगर 1 होगी तो कितना होगा, 2 होगा, 2 होगी 4 होगा, 3 होगा 8 होगी, ठीक है, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, है ना, यानी कि 2 की पावर n के रूप में है, 2 की पावर n के रूप में कुछ इस तरह से इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां पर n जो है वो छोटा है किससे, 6 के बराबर भी है और उसी से छोटा भी है, कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप के रूप में लिखेंगे, फिर n जो है n का मान 6 से छोटा और उसके बराबर भी, कुछ इस तरह से आप लिख पाएंगे इसे, ठीक है। तो चौथा प्रश्न इस तरह से हमने कवर कर लिया है और अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, रफ किया जाए इसे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है वो अब हम देखेंगे और पांचवा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है, ठीक है। ये जो समुच्चय दिए गए हैं इन्हें प्रतीकात्मक रूप में लिखना है, ठीक है। पहला क्या है वो देखते हैं। पहला दिया गया सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ इस तरह से आप लिख पाएंगे, देखिए सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, x अनुपात x सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो दी गई है हिंदी, इसे बस आपको ब्रैकेट में कर लेना है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं करना है। क्या दिया गया, x अनुपात x सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यही इसमें दिया गया था और उसको हम सिर्फ ब्रैकेट में लिखे ले रहे हैं। दूसरा दिया गया है कि समीकरण 3x² - 5x - 2 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। तो आपको सिर्फ इसे ब्रैकेट में कर लेना है कुछ इस तरह से कि 3x समीकरण जो ये दिया गया है 3x² - 5x - 2 = 0 के मूलों का समुच्चय। बस इसे आपको ब्रैकेट बंद कर देना, ये हो जाएगा समुच्चय प्रतीकात्मक भाषा के रूप में। उसके बाद तीसरा है वो क्या कह रहा है,
3 से बड़े और 8 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समूह चाहिए, आप खुद से कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं इंग्लिश शब्द के अक्षरों का समूह चाहिए, भी आप खुद से कर सकते हैं। सिर्फ इसे ब्रैकेट में करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हो जाएगा। और जो अब बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको समझने होंगे। ये छठा और सातवां जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम में, दोनों में पूछा जा सकता है। तो उसको अब हम बेहद नोट कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं, उसके बाद ही मैं छठा और सातवां क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसे हम नोट करेंगे। छठा क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया, ए एन अनुपात एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ए एन, है ना, और A1 बराबर 1 को तालिका विधि के रूप में ज्ञात करना है। को इस तालिका विधि के रूप में आपको इसे लिखना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले देखिए इसे तालिका विधि के रूप में लिखना है, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। दिया क्या गया है, यहाँ पर हल करने से पहले आपको यही जानना है दिया क्या गया है, ठीक है। A1 बराबर 1 दिया गया, और AN प्लस 1 बराबर 3AN दिया गया, ठीक है। और जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। यहाँ पर A1 का मान 1 दिया गया है, तब A2 का अगर हम मान रखें, यानी कि n बराबर यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हम इनका मान निकालेंगे। अगर हम n बराबर 2 ले, क्योंकि 1 का मान दिया गया है n बराबर 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं दी गई, यहाँ पर बताया गया n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो n बराबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, 4 तक हमने रख लिया, क्योंकि 1 का मान दिया गया है 1, अब हम 2 रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इस समीकरण में an बराबर 2 प्लस 1, ठीक है। अगर हम चलिए A1 ही रख लेते हैं, 1 का मान अगर हम निकाल लें तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। पहले हम 1 का ही मान निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर रखा 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 3 an की जगह पर 1 हो जाएगा। चूंकि A1 बराबर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर A2 हो जाएगा, है ना। 3 गुणे A1 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि A2 का मान कितना आया 3, है ना। तो इस तरह से हमने A2 का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 के लिए, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे A2 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3A2, है ना, n की जगह पे 2। A2 प्लस 1 हो जाएगा कितना 3, और 3 गुणे A2 का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि A3 का मान कितना आया 3 3 9, ये इसका आ गया। अब हम अगर n बराबर 3 के लिए देखें तो क्या होगा, 3 के लिए तो यहाँ पर होगा A3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3A3, 3A प्लस 1 4 हो जाएगा, और 3A3 का मान 9, यानी कि A4 का मान हो जाएगा 3 3 9 3 27। यानी कि अब हम इसे तालिका विधि के रूप में लिखें या समुच्चय रोस्टर रूप के रूप में लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर हम देखें A1 का मान कितना दिया गया 1, A2 का मान कितना दिया गया है 3, A3 का मान कितना दिया गया है 9, A4 का मान कितना दिया गया 27। अगर हम अब इसे तालिका विधि के रूप में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 3 9 27, कुछ इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो कुछ इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले करना क्या था, दिया गया है उसे हमें नोट करना था। कह रहा है n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हमने सीरियल से n बराबर 1 का मान निकाला, तो कुछ ये निकल कर आया A2 का मान, है ना। n बराबर 2 के लिए तो हमें A3 का मान प्राप्त हुआ, और n बराबर 3 के लिए हमें A4 का मान प्राप्त हुआ। फिर हम उसे
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको 7वां क्वेश्चन करना है, वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से खुद से करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइव टाइम।